Good morning everyone. In previous lecture we learned about how to reduce the size of any product. इसमें किस मेथड्स को यूज़ करके हम किसी भी प्रोडक्ट के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं बाय चूजिंग लैंग्वेज टाइप, बाय चूजिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज. सेकंड कौन सा था? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स और मेथड्स. थर्ड नंबर बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स और कोड रीयूज. फोर्थ नंबर कमर्शियल कंपोनेंट्स. तो इन चारों मेथड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं. आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीम इफेक्टिवनेस के बारे में. जो किसी भी टीम की इफेक्टिवनेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. जब यदि मैं टीम की बात करूं तो टीम वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है जिसमें जिनका मेन गोल जो होता है वो सेम होता है. गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग से वर्क करते हैं. तो वो हमारा टीम कहलाता है. अब कोकोमो मॉडल ने भी ये सजेस्ट करा है कि जो पर्सनल स्किल्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं जिनका स्किल हाई होता है और एक्सपीरियंस पर्सन को मिला के जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम की प्रोडक्टिविटी क्या है, वो इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ अनस्किल्ड पर्सन्स. ठीक. अब यदि मैं बात करूँ, हमारा टीम जो है उसमें दो इम्पॉर्टेंट मेन फैक्टर होते हैं, बैलेंस एंड कवरेज. यदि किसी भी टीम की बैलेंस जो है वो नहीं रहेगा ठीक, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा काम जो है, जो हमारा डेवलपमेंट होने वाला है प्रोडक्ट का, वो सक्सेसफुल नहीं होगा. तो इसीलिए हमारा बैलेंस जो है और कवरेज जो है किसी भी टीम के लिए वो क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है. अब यदि मैं बात करूं, यदि कोई वर्क मान लो फॉर एग्जांपल यदि मैं किसी प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली मैं पर्सनली कर रही हूँ, इन कंपैरिजन ऑफ 4-5 लोग मिलके हम उसको करें, तो वो क्या होगा, वो काम हमारा अच्छे से कंप्लीट होगा और जल्दी कंप्लीट होगा. यदि मैं खुद करूँगी इंडिविजुअली तो क्या होगा, उस काम को कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा. हो सकती है कुछ चीज़ें मेरे से ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो मेरा उस पर ध्यान न जाए. तो इसीलिए टीम वर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है रादर देन इंडिविजुअल. यहाँ पे जैसे टीम मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है. जब हम टीम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं तो क्या हमें फ़ायदा होता है, और जब हम टीम मैनेजमेंट यूज़ नहीं करते तो हमें क्या फ़ायदा नहीं होता है. यदि कोई एक प्रोजेक्ट है जो वेल मैनेज्ड है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमल नॉमिनल टीम मेंबर्स के साथ भी उसको हम अच्छे से अच्छे डेवलप कर सकते हैं. वहीं पे इन कंपैरिजन ऑफ जब हमारे पास एक मिसमैनेज्ड प्रोजेक्ट आएगा तो वो क्या होगा, कितने भी एक्सपर्ट लोग उसमें होंगे वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है. इसी तरह जब हमारा आर्किटेक्चर वेल डिफाइन रहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनल टीम के साथ भी हम डेवलप कर सकते हैं. वहीं पे यदि आर्किटेक्चर अच्छे से डिफाइन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने भी एक्सपर्ट मेंबर हो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा. अब यहाँ पे वोएम्स के 5 स्टाफिंग प्रिंसिपल्स डिफाइन किया हुआ है. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ टॉप टैलेंट. जब भी हम क्या करते हैं, ये माना जाता है आप डेवलप करते हो तो आपके पास यदि स्किल्ड पर्सन है तो आप फ्यूअर मेंबर के साथ भी क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो. जैसे कि किसी भी कंपनीज में क्या होता है, साइज ऑफ टीम फिक्स होती है. यदि स्मॉल प्रोजेक्ट है तो उसमें हो सकता है 6-7 मेंबर हो, एक प्रोजेक्ट लीडर हो. और यदि बड़ी लार्ज प्रोजेक्ट है तो उसमें हो सकता है 10 to 15 मेंबर्स हो और एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो. तो यदि स्किल पर्सन्स की बात करूं तो ये सही है जो आप स्किल्ड पर्सन को रखो बट कम मेंबर्स को रखो, तो वो हमारा क्या होगा, एक मैनेज्ड वे में काम करेगा और वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस होगा. अब सेकंड प्रिंसिपल्स क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ जॉब मैचिंग. यानी कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि जॉब का नेचर क्या है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, और यदि मैंने किसी सिविल इंजीनियर को रख लिया तो क्या होगा, वो उस प्रोफाइल से मैच करेगा नहीं करेगा. तो हमें ऐसे, यदि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करूंगी तो हमें CS IT से रिलेटेड पर्सन को ही उस जॉब के लिए हायर करना पड़ेगा. अब यदि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर की बात करूं, मान लो कोई प्रोजेक्ट मुझे .NET में डेवलप करना है और मैंने पर्सन कौन सा ले लिया, जिनको
जावा आती हो या पीएचपी आती हो, तो वो क्या करेगा, हमारे जॉब से मैचिंग प्रोफाइल उनकी नहीं रहेगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, जॉब से मैचिंग हमेशा पर्सन्स को सेलेक्ट करना चाहिए। अब आता है द प्रिंसिपल ऑफ कैरियर प्रोग्रेशन। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे पर्सन्स को हायर करना लोग प्रेफर करते हैं जो अपने कैरियर ग्रोथ देखना चाहते हैं, ना कि उनके ऐसे पर्सन्स जो हाईली स्किल्ड हों बट वो अपने प्रोग्रेस इतना नहीं देखना चाहते हैं। प्रोग्रेस इन द सेंस, मान लो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोग्रेस इन द सेंस क्या होगा, हाईली स्किल्ड पर्सन है बट उसकी बिहेवियर जो है वो सही नहीं है, वो कोई भी यदि उसको काम दिया जाता है तो उसको वो अच्छे से नहीं करता है, इन कंपैरिजन ऑफ एक पर्सन जो है वो नॉर्मल स्किल्ड है और वो अपना ग्रोथ हमेशा चाहता है और उसकी लर्निंग पावर हाई है, उसे कुछ चीज़ें नहीं भी आती है तो वो उसको सीख के उसको अपने अंदर डेवलप करता है। तो हमेशा ऐसे पर्सन्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो कैरियर प्रोग्रेशन को लेके सीरियस हो। अब आता है द प्रिंसिपल ऑफ टीम बैलेंस। यदि मैं टीम बैलेंस की बात करूं तो टीम में पर्सन्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस, यदि एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बहुत सारे टीम मेंबर हैं, अब प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बात जब आती है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे हमें आर्किटेक्चर बनाना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर टेस्टिंग होती है। तो इसमें सारे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। यदि आर्किटेक्चर वाला पर्सन ने आर्किटेक्चर अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया तो डेवलपमेंट क्या कर सकता है, डेवलपमेंट टीम जो है वो उसको अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगी। यदि अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो टेस्टिंग टीम जो है, जो चीज़ बनी हुई है वो अपने टेस्ट केस के बेस पे उसको अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए टीम बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर आता है द प्रिंसिपल ऑफ फेज आउट। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फेज आउट मतलब ऐसे पर्सन्स को टीम में जो मिसफिट है, यानी कि जो डिस्टरबेंस कर रहे हैं काम को, डिस्टर्ब कर रहे हैं काम को, ऐसे पर्सन्स को रखना बेटर नहीं है। इससे बेटर क्या है कि हम नंबर ऑफ पर्सन्स कम रखें बट उनको नॉलेज हो, वो अपने कैरियर प्रोग्रेशन को लेके सीरियस हो, टीम में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना लाएं, तो ऐसे लोगों को रखना इजी रहता है। तो जो मिसफिट होते हैं टीम के लिए उनको प्रेफर हमेशा नहीं किया जाता है। अब यदि मैं बात करूं कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। वो भी 5 क्वालिटी है, 5 कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा, हायरिंग स्किल। अब हायरिंग स्किल में क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट करना किसी पर्सन को कोई इजी टास्क नहीं है, बट राइट पर्सन को सेलेक्ट करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत स्किल वाली बात होती है। आप किसी पर्सन को हायर करके ले गए, आपने उसको ट्रेनिंग भी दी बट वो उस ट्रेनिंग को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है डेवलपमेंट में, तो क्या हो जाएगी हमारी, हमने जो हायर किया है पर्सन को वो क्या हो जाएगा, हमारा अनइफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए हायरिंग स्किल, किसी राइट पर्सन को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर आता है कस्टमर इंटरफेस स्किल। अब कस्टमर इंटरफेस स्किल का क्या मतलब है, आपका जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टैक होल्डर्स में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ क्या क्या आते हैं। अपने प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है, डेवलपर आ जाता है, अपना जो क्लाइंट है वो आ जाता है, यूज़र आ जाता है। तो अब जैसे यदि इस टीम में ऐसे पर्सन्स हों जिनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट रहे, तो क्या हो जाएगा, किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है, किसी भी कस्टमर इंटरफेस स्किल किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आता है डिसीजन मेकिंग स्किल। अब डिसीजन मेकिंग स्किल की यदि मैं बात करूं तो
कोई कहीं डिफाइन नहीं है जो डिसीजन मेकिंग स्किल के ये पैरामीटर्स ये होने चाहिए। बट डिसीजन मेकिंग स्किल की मैं ऐसा बात करूँ, यदि आपका डिसीजन लेना चाहिए है तो कोई सॉफ्टवेयर मैनेजर ऐसा ले जो गुड डिसीजन ले और एक क्विक डिसीजन ले, यानी कि डिसीजन लेने में टाइम ना लगाए और वो उसका डिसीजन गलत ना हो। तो ये चीज़ आता है अपना डिसीजन मेकिंग स्किल में। फिर आता है टीम बिल्डिंग स्किल। यदि मैं टीम बिल्डिंग स्किल की बात करूं तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, हमेशा जो अपने मेंबर्स के साथ, अपने डेवलपर्स के साथ एक ट्रस्ट स्टैब्लिश कर पाए, ठीक है, उनको मोटिवेट करे, ठीक, और एवरेज पीपल को क्या करे, हमेशा टॉप परफॉर्मर में ट्रांजिशन करे। तो ये जो होता है अपने एक किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर का टीम बिल्डिंग स्किल्स होती है, जिसके बेस पे वो क्या करता है, टीम को आगे हमेशा प्रोग्रेस करने के लिए मोटिवेट करता है। अब आता है सेलिंग स्किल। यदि सेलिंग स्किल की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको, उसके अंदर ये हमेशा एक स्किल होना चाहिए जो वो सारे स्टेक होल्डर्स को कंबाइंड करके रख पाए, ठीक है। जिस पोजीशन के लिए वो हायर करने गया है उसके लिए अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को हायर कर सके और अपनी कंपनी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी स्किल्स हमने यहाँ पे पढ़े। किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या क्या होने चाहिए, हायरिंग स्किल होनी चाहिए, कस्टमर इंटरफेस स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग स्किल होनी चाहिए और सेलिंग स्किल किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर में होनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा इम्प्रूविंग टीम इफेक्टिवनेस के बारे में। थैंक यू।